बहुत स्वागत है आपका द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रोशिता शर्मा। तो द वीक ऑफ शो में हम बात करने वाले हफ्ते भर की राजनीतिक उठापटक की। तो हफ्ते की शुरुआत में ही मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें सरकारी कर्मचारी अब खुलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे। इसके लिए मोदी सरकार ने 1966 में लगाया गया इंदिरा गांधी का प्रतिबंध हटा दिया है। इंदिरा गांधी ने 1966 में प्रतिबंध लगाया था, जिसे मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 1977 में हटा दिया था। 80 में इंदिरा फिर सत्ता में लौटी तो आदेश बहाल कर दिया गया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और उसके बाद नरेंद्र मोदी की, लेकिन ये रोक बरकरार रही। अब तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार को ये ख्याल आया, इसलिए इस पर सवाल उठने के साथ साथ सियासत भी खूब हुई। संघ और मोदी सरकार के बीच तकरार की खबरों के बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में भाग लेने पर लगी रोक हटा दी। 1966 में कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने ये बैन लगाया था, जो 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने हटा दिया। 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी तो उन्होंने अपना पुराना आदेश फिर बहाल कर दिया। बाद में भाजपा सत्ता में लौटी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी फिर मोदी की सरकार बनी, पर ये बैन कायम रहा। अब मोदी सरकार ने ये बैन हटा दिया। इसके बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस फैसले को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस तंज कस रही है कि संघ की नाराजगी के बाद इस फैसले से मोदी सरकार ने संघ को खुश करने की कोशिश की है। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने इसे हिंदू राष्ट्र के एजेंडे का एक चैप्टर बताया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी लगभग यही बयान दिया है। उन्होंने तत्काल यह फैसला वापस लेने की मांग की है। विपक्ष के नेता मोदी सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की हालत हुई है, मध्य प्रदेश की बात छोड़ दें हम, लेकिन पूरे देश में जो हालत हुई है, इससे आज की तारीख में पूरा बीजेपी कुनबा घबराया हुआ है। ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक कमजोरी जो आ गई है पिछले 10 साल की जो स्थिति के बाद, जो लोगों ने एक तरह से अपने विचार बदले हैं और इस सरकार को लोग नहीं चाह रहे थे, तो उन सब चीज़ों को घबरा के सब स्थितियाँ बन रही हैं। उधर संघ और बीजेपी इस फैसले की तारीफ कर रही। संघ नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 99 वर्षों से राष्ट्र सेवा में संलग्न है। इंदिरा गांधी सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उस पर बैन लगाया था। मोदी सरकार का फैसला लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है। बीजेपी के तमाम नेता फैसले की तारीफ कर रहे हैं। देश से ये कानून बना है और मुझे लगता है कि उस समय गलत प्रतिबंध था। मैं उसका स्वागत करता हूँ और मुझे एक इतने संस्कार देने वाले संगठन के खिलाफ अगर ये आदेश आया था तो वास्तव में ये तो पहले से ही दुरुस्त हो जाना चाहिए था। मैं मानता हूँ ये स्वागत योग्य। देखिए, ये कांग्रेस का दुराग्रह था, उसी का ही ये आदेश था और कांग्रेस को ये बात समझ लेनी चाहिए कि सामाजिक संगठनों में अन्य क्षेत्रों में भी सामाजिक संगठन है जिसमें कर्मचारी भाग लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ था, ये देरी से दूर हुआ, लेकिन दूर हुआ। मैं इसका स्वागत करता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और संघ के बीच मतभेद किसी न किसी रूप में सामने आए, लेकिन ये बात भी सही है कि मोदी सरकार ने इसके साथ ही कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया। इसके माध्यम से कांग्रेस पर आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगाए गए। सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में जाने पर लगे बैन को हटाने का आदेश भी इसी का एक हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने के साथ लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अपना बना लिया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। वहीं बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, यानी उन्हें 17,500 रुपए का फायदा हुआ है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15,000 रुपए 3 किश्तों में देगी। वित्त मंत्री ने कहा, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया। इसके अलावा बड़ा बदलाव इनकम टैक्स स्लैब में भी किया गया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए इसे विकास का बजट कहा।
वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश सरकार ने की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे 23 मिनट का बजट भाषण दिया। इसमें इनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। बजट की अहम बातों की अगर हम बात करें तो न्यू टैक्स रिजीम में राहत। अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। बदलाव से टैक्स पेयर को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। बजट में क्या सस्ता? कैंसर दवा, सोना चांदी, प्लैटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड्स। बजट में क्या हुआ महंगा? प्लास्टिक प्रोडक्ट, टेलीकॉम प्रोडक्ट। पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। एजुकेशन लोन के लिए सरकारी योजनाओं से वंचित छात्रों को एजुकेशन लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। किसानों के लिए एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए तैयार किया जाएगा। दलहन और तिलहन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। घरों के लिए PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ लोगों को नए घर मिलेंगे। युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा। महिलाओं और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। सोलर एनर्जी, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री। बजट में इस 2024 के लोकसभा चुनाव में लगे झटके का सीधा असर दिखा है। चुनाव में बीजेपी बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई थी। मोदी 3.0 के पहले बजट में इस चुनावी झटके का सीधा असर दिखता है। इसमें नीतीश नायडू जैसे सहयोगियों की धमक है तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो का भी असर साफ साफ नजर आ रहा है। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं। प्रेशर का बजट। नीतीश कुमार के दबाव से बिहार को 58,900 करोड़ रुपए का ऐलान। चंद्रबाबू नायडू के प्रेशर में आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ दिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की तर्ज पर हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप और 5,000 महीना। बजट पर स्वाभाविक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। सत्ता पक्ष ने जहां बजट को सराहा और इसे देश को आगे बढ़ाने वाला बजट बताया, तो वहीं विपक्ष को बजट में कुछ खास नजर नहीं आया। आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। बजट में सभी वर्गों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। खासकर इनकम टैक्स की स्लैब जो दर बदली है उसमें मध्यम वर्गीय लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। 3 से 5 लाख, 5 से 7 लाख आय वर्ग के लोगों के लिए 10% के बजाय 5% का टैक्स लगाना, ये सरकार की मंशा सभी लोगों के साथ एक तरह से लेके चलने की भी है। किसान, युवा, मजदूर, महिला, इन पे केंद्रित ये बजट एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा। भारत के विकास का बजट है, भारत के विश्वास का बजट है और देश को आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। सर्वस्पर्शी बजट है। सभी वर्गों का इसमें समावेश किया है। 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नंबर 1 पर आए, उस दिशा में यह कदम रखा है। और मध्य प्रदेश से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 29 सांसदों की सौगात प्रदेश की जनता ने दी, पर इस बजट में मध्य प्रदेश के उस भावना के साथ धोखा किया गया। 29 सांसद मिला क्या, मध्य प्रदेश को झुंझुना मिला। बहुत निराशजनक बजट है। ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। किसानों के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे MSP गारंटी का, और कानूनन उसको कुछ MSP को मजबूती मिलेगी। ये सारी चीजें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले सरकार का विजन बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार की पहली प्राथमिकता कृषि में उत्पादकता, दूसरी प्राथमिकता रोजगार एवं कौशल, तीसरी समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, चौथी विनिर्माण और सेवाएं,
5वीं शहरी विकास, 6ठी ऊर्जा और सुरक्षा, 7वीं अधोसंरचना, 8वीं इनोवेशन रिसर्च और विकास, 9वीं अगली पीढ़ी के सुधार है। देखना ये है कि इस बजट से सरकार इन प्राथमिकताओं को किस हद तक पूरा कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। रिकंस्ट्रक्शन एट कांग्रेस। मध्य प्रदेश में चुनावों में हार के बाद कांग्रेस की जो स्थिति है, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन का, वो भी मजबूती के साथ कांग्रेस को करने की जरूरत है। फिर से उठ खड़े होने की कोशिश में कई स्तर पर कांग्रेस काम कर रही है, तो अब इन गतिविधियों में फंड जुड़ गया है। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को फंड जुटाने में लगा दिया है। चुनावों के समय ये भी खूब चर्चाएं थी कि कांग्रेस के पास फंड की कमी होने के चलते मजबूती के साथ चुनावी मैदान में नजर नहीं आई, लेकिन अब कांग्रेस हर मोर्चे पर काम करती हुई नजर आ रही है। बैठकों में कई सुझाव भी आए जिन पर काम हो रहा है, तो भाजपा ने कांग्रेस की इस कवायद पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश में हार पर हार और इसके बाद हताशा के निराशा भरे गर्त में गिर रही कांग्रेस उठ खड़े होने की कोशिश कर रही है। इसके लिए एक साथ कई मोर्चे पर काम चल रहा है। कांग्रेस सबसे पहले पार्टी की गतिविधियों के लिए फंड जुटाने में जुटी है। फंड का फंडा, 100 रुपए में मजबूत होगी कांग्रेस। कार्यकर्ताओं से जुटाया जा रहा फंड, कार्यकर्ताओं से 100 रुपए जमा कराने के निर्देश। ब्लॉक और जिला अध्यक्षकों को फंड जुटाने का जिम्मा। इसके साथ ही कांग्रेस जनाधार बढ़ाने की भी तैयारी में जुट गई है। पिछले 20 वर्ष से मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत पाने में असफल रही प्रदेश कांग्रेस अब अपनी जाति बिरादरी में प्रभाव रखने वाले नेताओं को भी पार्टी से जोड़ने की कोशिश में है। हालांकि कांग्रेस के नेता इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि वो ऐसा मान रही है कि इस तरह के सुझाव पार्टी की बैठकों में आ रहे हैं। वहीं भाजपा कांग्रेस की इस कवायद पर तंज कस रही है। ये सुझाव तो आते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय से लगातार बैठकों में लोग बात करते हैं, अपने सुझाव देते हैं। एक हमारा सब्जेक्ट भी रहता है मीटिंगों में, लेकिन अभी उसको मूर्त रूप नहीं दिया गया है। जब कोई सर्कुलर अगर हम जिला कांग्रेस या ब्लॉक कांग्रेस को भेजेंगे तब वो लागू होगा। अभी राष्ट्रीय प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी सबके सुझाव लेकर उस पर मंथन करेंगे और उसके बाद ही कोई नियम बनेगा। कोई भी राजनीतिक दल निश्चित रूप से मजबूत लोगों को आकर्षित करता है अपनी तरफ। अच्छे लोग अगर सामाजिक दृष्टिकोण से काम करने वाले जो समाज में काम कर रहे हैं, अगर अच्छे लोग कांग्रेस से जुड़ते हैं तो ये कांग्रेस का सौभाग्य है। देखिए, जीतू पटवारी की कांग्रेस को कमलनाथ और दिग्विजय कांग्रेस क्यों चंदा देंगी? जो एक दूसरे के टांग खींचते हैं वो मजबूत क्यों करेंगे? ये तो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व को जीतू पटवारी शगुफेबाजी कर रहे हैं कि संगठन चल रहा है, लाखों कार्यकर्ता चले गए, किसी की सुध नहीं ली गई। अब इस तरीके की सिर्फ बहानेबाजी करके जीतू पटवारी अपने आप को बचा पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन दशकों तक श्याम चरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जमुना देवी, माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के इर्द गिर्द घूमता रहा है। लेकिन इनमें से अधिकांश नेता अब नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुरेश पचौरी कांग्रेस छोड़ भाजपा में चले गए। इससे कांग्रेस का पूरा ढांचा चरमरा गया है। कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह, दोनों पर आरोप है कि किसी दूसरे नेता को आगे आने नहीं दिया। ऐसे में कांग्रेस मध्य प्रदेश में कैसे उठ खड़ी होती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। निवेश, नवाचार और विकास, मध्य प्रदेश इस मिशन पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ लेते ही ये बीड़ा उठाया था। उनकी मंशा है कि प्राकृतिक और मानव संसाधनों से संपन्न प्रदेश के कोने कोने में उद्योगों का जाल बिछे और लोगों को रोजगार मिले। इसके लिए साल 2025 को उद्योग वर्ष घोषित कर दिया गया है। तो प्रदेश के आंचलिक मुख्यालयों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। उज्जैन और जबलपुर में कॉन्क्लेव हो चुके हैं, बाकी जगह होने वाले हैं। साल की शुरुआत में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश विदेश के दौरे पर निवेशकों को न्योता दे रहे हैं। मध्य प्रदेश एक नए मिशन पर आगे बढ़ रहा है और वो मिशन है प्रदेश को उद्योग धंधों के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ लेते ही ये बीड़ा उठाया है। उनकी मंशा है कि प्राकृतिक और मानव संसाधनों से संपन्न प्रदेश के कोने कोने में उद्योगों का जाल बिछे। इससे आर्थिक विकास और लोगों को रोजगार मिले। इसके लिए मुख्यमंत्री ने साल 2025 को उद्योग वर्ष घोषित कर रखा है। प्रदेश के आंचलिक मुख्यालयों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। उज्जैन और जबलपुर में कॉन्क्लेव हो चुके हैं, बाकी जगह होने वाले हैं।
साल की शुरुआत में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश विदेश के दौरे पर निवेशकों को न्योता दे रहे हैं। निवेश, नवाचार और विकास के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे मुख्यमंत्री उद्यमियों को भरोसा दिला रहे हैं कि उन्हें उद्योग स्थापना के अनुकूल सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में कई समानताएं हैं। कोयम्बटूर और त्रिपुर को आप सबने संपूर्ण एशिया के सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में स्थापित किया है। ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट निर्माण के क्षेत्र में भी कोयम्बटूर संपूर्ण तमिलनाडु को आप सबने महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में ख्याति दिलाने का काम किया है। हमारे मध्य प्रदेश में भी टेक्सटाइल, गारमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग उद्योग तेजी से विकसित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में निवेश करके आप अपने व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। पहले मुंबई और उसके बाद तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की। तमिलनाडु में टेक्सटाइल, आईटी पार्क, हेल्थ, गारमेंट, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में निवेशकों को न्योता दिया है। मुख्यमंत्री की कोशिश है कि दक्षिण के राज्यों की तरफ उद्योग स्थापित हो जो स्थानीय किसानों और अन्य उत्पादकों को बेहतर बाजार दे सके, साथ ही ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी सृजित हो। साथ ही एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में निवेश बढ़ाकर वो बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश में भी है। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये सरकार कर्ज के भरोसे चल रही है। डबल इंजन का फॉर्मूला फेल हो गया है। ऐसे में अब उन्हें उद्योगपतियों से आस बची है, लेकिन ये कवायद भी दिखावा है। विपक्ष इससे पहले हुए निवेशक सम्मेलनों का हवाला देकर सवाल कर रहा है कि इससे पहले जो करार हुए इनमें कितना निवेश मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी तमिलनाडु गए हुए हैं दौरा करने के लिए, उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए। पहली बार सुन रहा हूं कि रोड शो में उद्योगपति मिल जाते हैं। हो सकता है मोहन यादव जी ने कोई नया रास्ता निकाल रखा हो। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने तारीफ की है। उद्योगपति आपके रोड शो से, आपके संपर्क से नहीं आएंगे। उद्योगपति आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से, सड़क, पानी, बिजली, रोजगार के साधन उपलब्ध होने पर आते हैं। इन सब की व्यवस्था करिए। मोहन यादव जी सिर्फ दौरा करके अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ दौरा कर लिया, वहां रोड शो कर लिया। इससे उद्योगों का बढ़ावा नहीं होता है। इसमें सिर्फ अपनी खुद की वाई लूटने का काम होता है। मध्य प्रदेश विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की विकास दर देश में सबसे तेज है, लेकिन इसमें मुख्य योगदान कृषि क्षेत्र का है, जबकि उद्योगों के खनिज समेत तमाम प्राकृतिक संसाधन मध्य प्रदेश में मौजूद है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कोशिश में है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति आए, जिससे प्रदेश की इकोनॉमी को बूम मिले, रोजगार के अवसर भी बढ़े। देखना ये है कि इनके लिए उनका निवेश, नवाचार और विकास का फंडा कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश का प्रशासनिक नक्शा बदल रहा है, क्योंकि जिले पर जिले बन रहे हैं और इसके साथ ही सवाल भी उठ रहा है, जिला पर जिला क्या मिला। ये सवाल इसलिए कि अधिकतर जिलों की सौगात चुनावी साल में मिली है और इसके सियासी मायने निकाले गए। हालांकि नए जिलों के गठन पर यह बहस इसलिए है कि मध्य प्रदेश में एक और जिला बनने की तैयारी है। कमलनाथ और कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा का तीसरा विभाजन होने जा रहा है। पांढुर्णा के बाद अब जुन्नारदेव जिला बनेगा। मध्य प्रदेश का प्रशासनिक नक्शा बदल रहा है, जिले पर जिले बन रहे हैं और इसके साथ ही एक सवाल भी उठ रहा है, जिला पर जिला क्या मिला। ये सवाल इसलिए भी है कि अधिकतर जिले चुनावी साल में बने और इसके सियासी मायने भी निकाले गए। हालांकि नए जिलों के गठन पर ताजा बहस इसलिए शुरू हुई है क्योंकि मध्य प्रदेश में एक और जिला बनाने की तैयारी है। कमलनाथ और कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा का तीसरा विभाजन होने जा रहा है। पांढुर्णा के बाद अब जुन्नारदेव जिला बनेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव को जिला बनाने के लिए कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। खैर, जुन्नारदेव की बात छोड़ दे तो मध्य प्रदेश में जिलों का गठन चुनावी साल में ही हुआ है। चुनावी साल में बने जिले, हर बार चुनावी साल में बनाए गए नए जिले। 1972 में सीहोर, राजनांदगांव जिले बने। 1998 में 2 बार में 16 नए जिलों का गठन हुआ। 1998 में बने 16 जिलों में 9 छत्तीसगढ़ में चले गए। बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडौरी, उमरिया, नीमच, हरदा MP में रहे। 2008 से लेकर 2023 के बीच चुनाव से पहले 7 नए जिले बने। 2003 में अनूपपुर, बुरहानपुर, अशोकनगर जिले बने। 2008 में सिंगरौली, अलीराजपुर। 2013 में आगर मालवा। 2018 में निवाड़ी। 2023 में मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर। कांग्रेस इसे चुनावी फायदे के लिए डिवाइड एंड रूल जैसा कदम बता रही है।
कांग्रेस का कहना है कि भाजपा चुनावी फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं भाजपा का दावा है कि जितने भी जिले बनाए जा रहे हैं जनभावना पर प्रशासनिक सुगमता के लिए बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए कुछ भी कर सकती है। आबादी के हिसाब से, संसाधनों के हिसाब से सक्षम हो या ना हो, लेकिन राजनीतिक अगर खेती वो कर सकते हैं तो इसके लिए वो किसी को भी जिला बना सकते हैं। आप देखें, छिंदवाड़ा को 3 जिलों में तोड़ रहे हैं, सागर को तोड़ने की उनकी तैयारियां चल रही हैं। रेवेन्यू एफिशिएंट होंगी कि नहीं, इसकी सरकार को कोई लेना देना नहीं है। वोट पर आना चाहिए। किसी भी पार्टी को तोड़ सकते हैं, किसी भी जिले को तोड़ सकते हैं, किसी भी भौगोलिक इकाई को तोड़ सकते हैं। क्षेत्र के विकास के लिए कई बार जनता की मांग होती है कि उसको जिले का रूप दिया जाए ताकि विकास अच्छे तरीके से हो सके, जन जन तक जो योजनाएं हैं वो पहुंच सके। और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि जनता की एक और मांग आई है कि जो नारदेव को जिला बनाया जाए छिंदवाड़ा क्षेत्र के अंदर, बेहतर विकास के लिए, बेहतर प्रगति के लिए। अगर इस प्रकार की मांग तेज होती है तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर फैसला लेगी। कांग्रेस नए जिलों के गठन पर सवाल भले ही उठा रही हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि चुनाव के पहले नए जिले उसकी सरकारों में भी बनाए गए थे। दिग्विजय सिंह ने 1998 में चुनाव से पहले 16 जिले बनाए तो कमलनाथ सरकार ने चांचोड़ा, नागदा और मैहर को जिला बनाने का ऐलान किया था। अब बात चुनावी साल में जिलों के गठन और उसके राजनीतिक फायदे की करें तो इसके मिले जुले नतीजे सामने आए हैं। मसलन जिले पर जिला क्या मिला। 2003 और 2008 निवाड़ी सीट पर सपा जीती। 2013 में जिले का वादा कर और 2018-2023 में जिला बनने के बाद निवाड़ी में भाजपा जीती। 2013 में आगरमालवा जिला बनने के बाद जिले की दोनों सीटें भाजपा जीती। अशोकनगर को जिला बनाने के बाद भाजपा लगातार 3 चुनाव जीती। 2008 में अलीराजपुर नया जिला बना, 2013 में भाजपा जीती। अलीराजपुर की दूसरी सीट जोबट भी 2013 में भाजपा जीती। 2003 में अनूपपुर जिला बना, लेकिन 2008 में भाजपा यहां हार गई। अनूपपुर जिले की दूसरी सीट भी भाजपा 2008 और 2013 में हार गई। अनूपपुर जिले की तीसरी सीट जरूर भाजपा 2008 और 2013 में जीती। सिंगरौली सीट पर भाजपा 2003 से लगातार जीतती आ रही है। सिंगरौली जिले की दूसरी सीट देवसर में 2003 से लगातार भाजपा जीत रही है। 2023 में बने 3 जिलों में मैहर और महूगंज में भाजपा जीती, जबकि पांडुर्ना कांग्रेस के खाते में गई। ये उदाहरण बताते हैं कि नए जिले बनाने का राजनीतिक फायदा ही मिले ये तय नहीं है। ऐसे में नए जिलों के गठन का कितना राजनीतिक फायदा मिलता है कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश में हार के बाद हार का सामना कर रही कांग्रेस अब नए रूप में आने की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी के कायाकल्प पर मंथन शुरू हो गया है। पीसीसी की नई टीम बनने जा रही है। इसके साथ ही पार्टी के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ भी पुनर्गठित हो रहे हैं। पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत पाने में असफल रही कांग्रेस अब जातिगत समीकरणों को साधने पर भी जोर देने वाली है। कांग्रेस की कायाकल्प के लिए बैठकों का दौर चल रहा है और दावा है कि जल्द ही पार्टी नए रूप में सामने होगी। मध्य प्रदेश में हार के बाद हार का सामना कर रही कांग्रेस अब नए रूप में आने की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी के कायाकल्प पर मंथन शुरू हो चुका है। पीसीसी की नई टीम बनने जा रही है। इसके साथ ही पार्टी के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ भी पुनर्गठित किए जा रहे हैं। पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत पाने में असफल रही कांग्रेस अब जातिगत समीकरणों को साधने पर भी जोर देने वाली है। इसके लिए अब अपनी जाति बिरादरी में प्रभाव रखने वाले नेताओं को जोड़ने का अभियान चलेगा। कांग्रेस के कायाकल्प के लिए बैठकों का दौर चल रहा है और दावा है कि जल्द ही पार्टी नए रूप में सामने होगी। जो भी कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रकोष्ठों के अंदर और हमारे विभागों के अंदर है, सभी लोगों से चर्चा करके कैसे मध्य प्रदेश के अंदर बेहतर रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ खड़े होकर कैसे आयोजन किए जाए, किस तरह की नीति नियत के साथ पार्टी को चलाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी सभी जगह पे पहले संभागवार ब्लॉक अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों से, प्रकोष्ठों से बैठकें कर रहे हैं और लगातार इसके बाद और बैठकों का दौर करके एक मंथन चल रहा है कि कैसे इस मंथन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना है। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सफाई के बाद राहुल गांधी ने एमपी में फोकस बढ़ा दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन की नब्ज टटोलने के लिए पिछले दिनों महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को भेजा था। पृथ्वीराज चव्हाण ने प्रदेश भर के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रिपोर्ट तैयार की है। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में छत्रपवाद और गुटबाजी को कांग्रेस की दुर्दशा का मुख्य कारण माना जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फीडबैक दिया कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे नेताओं ने पार्टी में अपने चहेतों के अलावा किसी और को पनपने ही नहीं दिया। माना जा रहा है कि पृथ्वीराज चव्हाण की इस रिपोर्ट के बाद अब राहुल गांधी की निगरानी में नई टीम जल्द ही सामने आ सकती है। हालांकि कांग्रेस के इन तमाम कवायदों पर भाजपा तंज कस रही है।
भाजपा का कहना है कि गुटबाजी और कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय हैं। चंद दिन पहले कांग्रेस ने अपने प्रकोष्ठ की घोषणा की थी, आज वो धरातल से गायब है। उसी प्रकार से आज 20 वर्ष हो चुके हैं, कांग्रेस के पास अपने जिलों की इकाई नहीं है, प्रदेश में कोई संगठन का अता पता नहीं है। कांग्रेस की हर बैठक उनके ड्राइंग रूम से शुरू होती है और नेताओं के ट्विटर हैंडल पर समाप्त हो जाती है। भाजपा की बातों को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन दशकों तक श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, माधवराज सिंधिया, कमलनाथ, जमुना देवी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। इसी गुटबाजी के चलते 2018 में 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस की सरकार तक गिर गई, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस नहीं संभली। पहले कमलनाथ और अब जीतू पटवारी अपनी ही पार्टी के निशाने पर है। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद तो पार्टी में भगदड़ का रिकॉर्ड बन गया। सुरेश पचौरी, रामनिवास रावत जैसे नेताओं ने पार्टी से नाता तोड़ दिया। आरोप यही लगे कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने किसी दूसरे नेता को आगे ही नहीं आने दिया। अब इन हालातों में कांग्रेस मध्य प्रदेश में कैसे उठ खड़ी हो पाती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। और इसी के साथ द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।